नमस्कार आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में आज हम लेके आए हैं चैप्टर मेटल और नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम मेटल की फिजिकल केमिकल पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल के बारे में पूरा जान चुके हैं। मेटल और नॉन मेटल्स आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो भी हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब भी दो नॉन मेटल्स नॉन मेटल और एक दूसरा नॉन मेटल, ये जब भी आपस में बॉन्ड बनाता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर लेते हैं, जब भी हम दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, वीक बॉन्ड ही होता है। यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काम नहीं आता। मतलब एक प्रकार से ऐसा देखा जाए कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को मैंने तुम्हें सौंप दिया, ऐसा नहीं है। जैसे मेटल करता है, मेटल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एनायन को दे देता है, ले भाई रख, खुश रहे। ठीक, ऐसा नहीं है। सुनो, होता क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक एटम है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन दूसरा है, इसके आउटर शेल पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, इन लोगों को स्टेबिलिटी ऑब्टेन करनी होती है। स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए ये अपना डबलेट या ऑक्टेट पूरा करते हैं। डबलेट या ऑक्टेट पूरा करता है। अब डबलेट कौन पूरा करता है? डबलेट पूरा करता है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्टेट कौन पूरा करता है? इसको छोड़ के जितने बचे हैं सब ऑक्टेट पूरा करने के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब उनको ऑक्टेट पूरा करना है एनी हाउ। अब उसके लिए क्या करेंगे? या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। यहाँ पर दो नॉन मेटल क्या करेंगे? उनको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो नॉन मेटल क्या करते हैं? नॉन मेटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन उठाते हैं, दूसरे को दे दिया, दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आपस में बॉन्ड बना के बैठ गए। तो भाई तू भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल। ठीक, तो स्टेबिलिटी कैसे ऑब्टेन होगी? जैसे ही नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है। क्या पूरा होता है बेटा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है वैसे ये अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर लेता है। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए, जो भी नोबल गैसेस होती हैं उनके ऑक्टेट्स पूरे होते हैं। ठीक है, तो हर एक एटम क्या सोचता है कि अगर मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा जीवन भर। ठीक है, तो एटम्स जो होता है वो आपस में, जो नॉन मेटल्स के एटम्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड मेनली वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, चलिए अब होगा क्या? जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और शेयर करने के बाद देखिए, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस हाइड्रोजन के भी हैं। तो ये जो डबलेट है वो दोनों का पूरा हो गया। ठीक है, पहले एक हाइड्रोजन था, सिंगल बॉन्ड लेके आया था, दूसरा हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड लेके आया है, दोनों ने मिलाए, उठा के बॉन्ड दे दिए एक दूसरे को, एक इलेक्ट्रॉन बना दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए और बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सुनिए, कितने बॉन्ड बनेंगे कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ऑक्टेट मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट मतलब होता है 8। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है बेटा? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वहां पे क्लोरीन क्लोरीन आपस में क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जैसे क्लोरीन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, उस क्लोरीन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसे एक क्लोरीन किसी दूसरे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो एटम्स के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां पे बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दो एटम लिए, दोनों, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। ऐसे कोई अगर आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दोनों तरफ से तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास जो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो कितने प्रकार के हैं? कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि क्लोरीन गैस। ठीक है, और एग्जांपल क्या है? CH4 मीथेन। ठीक है, इन सभी का भी मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ और पूरा कैसे शेयरिंग होती है वो करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या ले लेते हैं?
डबल बॉन्ड में जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड या हमने ले लिया ऑक्सीजन गैस O2, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में और क्या आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास आ सकता है इथाइन C2H2, ठीक। इन सभी के डायग्राम अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। एक्सेट्रा है, एक्सेट्रा मतलब और भी आ सकते हैं, है ना, और भी एटम्स आ सकते हैं, एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे एटम्स आ सकते हैं। तो पहला है एग्जांपल सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कैसे, जैसे हाइड्रोजन तो मैंने आपको करके दिखा दिया, क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन कितने बेटा, दो, तो दो क्लोरीन लगा लिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दोनों ही एटम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन में दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब देखिए गिनिए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, देखिए सातवां ये इसका है और आठवां इलेक्ट्रॉन ये इस वाले क्लोरीन ने दिया है इसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर बगल वाले को भी गिन लेते हैं, बगल वाले को भी गिन लीजिए, ये वाले क्लोरीन को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार पांच छह सात, सात के बगल में ये आठवां इलेक्ट्रॉन है, तो ये आठवां इलेक्ट्रॉन आज से इसका भी हो गया, ठीक है। तो आपस में इनने एक बॉन्ड बना लिया जो कि सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। तो जब एक एटम ऑफ क्लोरीन और दूसरे एटम ऑफ क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक। चलो एग्जांपल और भी है, आप CH4 भी बना सकते हैं। कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं करा चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक। चलिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। हाइड्रोजन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये। तो हाइड्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड ये बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड ये बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये। तो मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन से डबलेट पूरा करता है। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, हाइड्रोजन सिर्फ डबलेट पूरा करता है, डबल बॉन्ड पूरा करता है, उसके सिवा सॉरी डबल बॉन्ड कह रहा हूं, दो ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे लेता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन की तो चांदी चांदी हो गई, हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, एक और मिल गया, तो दो पूरे हो गए। इस वाले हाइड्रोजन की भी दो हो गए, इस वाले हाइड्रोजन की भी दो, और इस वाले हाइड्रोजन की भी दो हो गए। लेकिन कार्बन, भाई कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बैठा है। हाइड्रोजन हीलियम मिलके डबलेट पूरा करता है, बाकी सब ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। तो कार्बन ने अपने आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए, देखिए आप यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल है सिंगल बॉन्ड के, ठीक है। इसी तरह से हमने एग्जांपल क्या लिया है डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का एग्जांपल क्या है, O2। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, दो और चाहिए। इस वाले ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं, 6, दो और चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, दो चाहिए ना, दो बॉन्ड बना लो, बात खत्म। इसने दो बॉन्ड बनाए, बस हो गया। देखिए गिन लीजिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस वाले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक एटम ने दूसरे एटम को दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किए, क्योंकि भाई उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो ऐसा समझ सकते हैं, ट्रिक समझ सकते हैं। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अच्छा ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, आपस आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो भाई डबल बॉन्ड बन गया। तो कौन सा बॉन्ड बताइए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए, इससे पहले मीथेन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया, तो अब बोलेंगे भैया ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड नहीं, वो सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक ही दिया है ना, इसलिए सिंगल। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक ही दिया है, इसलिए सिंगल। मान लीजिए एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ चारों इलेक्ट्रॉन एक ही को दे देता, अगर चारों इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे रहा है तब बनेगा 4 बॉन्ड। अगर चार अलग अलग हाइड्रोजन है, सबको एक एक दे रहा है, तो उसको सिंगल बॉन्ड ही बोलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन के साथ दूसरे अगले बगल वाले के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही को दे रहा है, तो ये डबल बॉन्ड है। अगर एक इस ऑक्सीजन को देता और एक किसी और ऑक्सीजन को दे देता तो हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। एग्जाम्पल और भी है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। चलो इस ऑक्सीजन को देखो बेचारे को, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो अभी बताया था मैंने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन ये भी आपस में 2 बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड ये पूरा हो गया, ठीक। और इस कार्बन को देखिए, कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 है, तो कार्बन भाई को 4 बॉन्ड बनाने थे, बनाए कि नहीं? देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो कार्बन ने ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, कार्बन ने ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। तो कार्बन का भी क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया, सबके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या एग्जांपल है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या एग्जांपल? वेट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या एग्जांपल? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने एग्जांपल लिया था N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे होता है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सुनो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। मतलब नाइट्रोजन इस बगल वाले नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, एक नाइट्रोजन दूसरे बगल वाले के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा बेटा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, इनने इसके साथ कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल और था, C2H2, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इथाइन, इथाइन। जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको मीथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। CH4 को बोलते हैं मीथेन, ठीक है। वैसे उसी तरीके से C2H4 सॉरी C2H2 है, सॉरी C2H2 को क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। तो कार्बन और दूसरा कार्बन, ईथ मतलब होता है 2 कार्बन और आइन मतलब होता है 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आया भाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। सुनो अब क्या करना है, हाइड्रोजन ने इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, ये हो गया डबलेट। कार्बन हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड ये बनाया, ये भी हो गया क्या? डबलेट। ये भी क्या हो गया बेटा? डबलेट हो गया, ठीक। अब इस वाले कार्बन को देखो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, तो अब कार्बन का देखिए, इस वाले कार्बन को देखिए, इसका ऑक्टेट पूरा है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। और इसी तरीके से बगल वाले को भी देखिए, तो बगल वाले का भी लगभग ऑक्टेट पूरा ही है। अब आप सर्कल खुद से कर लीजिए उसको, ठीक, मैं कर दे रहा हूँ, चलिए। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं कि नहीं? देखिए कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन उसके भी पूरे हो चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सुनो, स्टेट, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो सॉलिड भी होता है, वो लिक्विड भी होता है और वो गैसियस भी होता है, ठीक। सॉलिड में ऐसा कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है? बहुत सारे पाए जाते हैं। एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कंपाउंड है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और वो कोवेलेंट बॉन्ड को कैरी करता है, जैसे यूरिया, ठीक है। यूरिया भी उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब लिक्विड में क्या आता है? लिक्विड में बहुत सारा चीज आता है, जैसे अल्कोहल, ठीक है, जैसे कि फेनॉल, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। गैस में क्या आता है? गैस में भी आता है, जैसे हमारे पास मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन एक गैस है, ये भी एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड को ही कंटेन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोवेलेंट कंपाउंड कंटेन कर रही है, वो भी क्या एक प्रकार की गैस है, ठीक है। अब आते हैं अगला मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे। देखिए होता क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो एक प्रकार का वीक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड वीक बॉन्ड से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? लो रहेगा। क्यों रहेगा लो? क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कंपाउंड, देखिए एक थ्योरी है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है ना उसी में जाके घुल जाता है, ठीक है। तो जैसे जो नमक है NaCl है, वो पोलर सॉल्वेंट में घुल रहा है क्योंकि वो भी पोल बना रहा है NaCl और पानी भी पोल बना रहा है H+ और OH-। वैसे ही जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट, वो पोलर नहीं है, ठीक है, वो कोवेलेंट है। तो ये सब
किसमें डिसॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर होती है बेटा इनकी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए ईथर हो गया, ईथर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अल्कोहल में ये लोग डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये लोग अदर एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होने वाले। ठीक, कंडक्टिविटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, क्योंकि ये पानी के अंदर जाएंगे तो डिसॉल्व तो होते नहीं है, जब डिसॉल्व नहीं होंगे कंडक्टिविटी करने के लिए प्लस और माइनस का आयन बनाना पड़ेगा, तो वो आयन ये बनाते नहीं और कंडक्टिविटी की होती नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल। देखिए मेटल कैसे आता है, जो मोस्ट ऑफ द मेटल है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट से हमें वो मेटल निकालना पड़ता है। कुछ जो मेटल्स होता है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ रिएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं ना, वो रिएक्टिव कर लेते हैं और बना लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं मेटल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव, दे डू नॉट अकर फ्री एलिमेंट इन नेचर, वो नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाए जाते। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर आर कंबाइंड एज वेल एज फ्री स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। कौन कौन कंबाइंड या फ्री स्टेट में पाया जाता है? सिल्वर और कॉपर कंबाइंड और फ्री स्टेट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है और मिनरल क्या है? ठीक है, द नेचुरल मटेरियल विच मेटल और अदर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल कहते हैं। व्हाट इज ओर देन? ओर क्या होता है? दोज मटेरियल विच आर फ्रॉम मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है और कन्वीनियंटली निकाला जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओर कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मिनरल? जो अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है वो मिनरल है। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली इज कॉल्ड ओर। ऑल द ओर्स मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ये कह रहा है कि सारे के सारे ओर एक प्रकार के मिनरल हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल ओर नहीं होते। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओर से मेटल को निकाल लेना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। वेरियस प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं इन वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बहुत सारी प्रोसेस लगती है मेटल को निकालने में, मेटल को ओर से निकालने में, एंड रिफाइनिंग, और बाद में उसको रिफाइन करने पर उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। The three major step involving in the extract of metal ore is, कौन से तीन है? पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहले ओर को कंसंट्रेट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल में कन्वर्ट करना है। रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल को हमें रिफाइन करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? द अनवांटेड इंप्योरिटी, जो बहुत उसके अंदर गंदगी लगी होती है, सैंड हो गया, रॉक हो गया, अर्थली पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका, इन सबको हम क्या करते हैं? मेटल में से निकाल के अलग कर देते हैं, इसको हम गैंग कहते हैं। इस गैंग को जैसे ही हम मेटल के ओर के अंदर से बाहर कर देते हैं, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का पहले कंसंट्रेशन करना, मतलब उसकी इंप्योरिटी को हटा देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, जो भी हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आया है इसको हम मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हमारे पास मेटल है तीन प्रकार का, एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और एक होता है लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तीनों को अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल को हम क्या करेंगे? फिलहाल एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट? देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या क्या आता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से करते हैं। करते क्या है? मोल्टन क्लोराइड, जो पिघला हुआ क्लोराइड है, जो पिघला हुआ ऑक्साइड है, उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मोल्टन मेटल क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, हम क्या करते हैं? जो भी मोल्टन क्लोराइड है या जो मोल्टन ऑक्साइड है उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। देन प्योर मेटल, जो प्योर मेटल होता है, इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, तो कैथोड के पास हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, और एनोड पे
हमारे पास वहां पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पर हमारे पास क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाती है। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर प्योर मेटल मिल जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या मिल जाता है बेटा, प्योर इलेक्ट्रोड मिल जाता है। एक मिनट में लिख दे रहा हूं। हमारे पास जो नेगेटिव है, सॉरी पहले चलिए पॉजिटिव लिख दिया, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव वाले पे हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। जो भी प्योर मेटल है आपके पास, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो भी है, तो आपको सोडियम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए हमें सोडियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन करना है, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है कुल मिला के, तो कैसे करेंगे सुनिए। हमने पहले क्या किया, NaCl को लिया और NaCl को पहले हम गर्म करके बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। जो NaCl है पहले NaCl को मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे, इसीलिए NaCl के बगल में L लिखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में NaCl। इस NaCl को जैसे ही हम हीट करते हैं, या इसी को लिख दे, ये मोल्टन सॉरी जो मोल्टन NaCl है, जैसे इसका हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये बनेगा किसमें, Na और क्लोरीन गैस में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, सोडियम भी 2 हो गया, तो 2 हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो प्योर मेटल हमें कहाँ मिलता है, प्योर मेटल हमें नेगेटिव पोटेंशियल में मिलता है। मतलब ये जो सोडियम बना है ये नेगेटिव पोटेंशियल में मिलेगा, और ये जो क्लोरीन बना है ये क्लोरीन हमें पॉजिटिव पोटेंशियल में मिलेगा। सोडियम हमें नेगेटिव पोटेंशियल में मिलेगा, क्लोरीन हमें पॉजिटिव पोटेंशियल पे मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जैसे हो गया जिंक, ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया मान लीजिए आयरन, इन सब का जो एक्सट्रैक्शन है ये सारे मेटल्स होते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन हम रिडक्शन करा के करते हैं, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड, उनका रिडक्शन का ऑक्साइड का रिडक्शन कराना होता है, दैट कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या कैल्शियम के प्रेजेंस में, इनके प्रेजेंस में हम कराते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बोनेट जो ओर होता है उसको स्ट्रांगली हीट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या करते हैं हम, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कार्बोनेट ओर, देखिए जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इनकी 2 प्रकार की ओर होती हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की कितनी प्रकार की ओर होती है बेटा, 2 प्रकार की ओर होती है। एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट ओर। एक होता है सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट, कार्बोनेट ओर, तो जो हमारे पास सल्फाइड ओर है जो कार्बोनेट ओर है इसके बारे में है। तो जो कार्बोनेट ओर जो है हमारे पास उसको अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज कैल्सिनेशन, टू कन्वर्ट द कार्बोनेट ओर, टू कन्वर्ट द कार्बोनेट ओर जो भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सी द थिंग इज, मान लेते हैं हमारे पास है ZnCO3, ठीक, इसको अगर मैं हीट कर दूं तो हीट करने पे क्या किस में कन्वर्ट होगा, ये बनाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं इसी जिंक ऑक्साइड का, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करूं, मतलब रिडक्शन कराऊं किसके साथ, कार्बन के साथ, इट विल फॉर्म Zn एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां से बाहर हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोस्टिंग क्या है, मैंने पहले ही बताया। देखिए आपके पास जो कार्बोनेट ओर है ना उसको मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक, और व्हाट इज रोस्टिंग, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है इसका, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक, इसका रिएक्शन मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने इसको हीट अप कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक, तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड साथ में बनाएगा SO2 गैस। ठीक, आगे बढ़िए। अब ये जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन से करा देंगे, तो ये बनाएगा Zn जिंक और साथ में बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक, तो हमारे पास दिया हुआ है द मेटल ऑक्साइड आर कन्वर्ट इनटू फ्री मेटल बाय यूजिंग रिडक्शन एजेंट लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या कैल्शियम। तो वही हमने किया,
पहले जिंक था, जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ किया तो उसने क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर वहां से बाहर हो गया, सल्फर SO2 गैस वहां से बाहर हो गई। ठीक, बाद में इसके जिंक ऑक्साइड जो है उसका, या तो मैं इनमें से किसी से भी रिडक्शन करा दो, जितने लिखे हैं नीचे, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, किसी से भी। तो जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने कार्बन के साथ कराया, इट फॉर्म्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, कार्बन के साथ उसका एक बार रिडक्शन करा दीजिए, अभी कराया मैंने, देखिए जिंक ऑक्साइड बन रहा था, चाहे कैल्सिनेशन करें चाहे रोस्टिंग करें, उसका रिएक्शन मैंने कार्बन के साथ करा दिया, देन इट फॉर्म्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे, तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन मैंने एल्यूमिनियम के साथ कर दिया, एल्यूमिनियम के साथ करूंगा तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म Al2O3 एंड ऑल्सो क्रिएट जिंक। तो जिंक को यहां से अलग हो गया है ना, तो ये Al2O3 बना रहा है, बैलेंस कर लीजिए, 2 एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन 3 है, तो जिंक भी कितना है हमारे पास, 3 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थर्मिट रिएक्शन। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, देखिए रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का आपको रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके हमें एक मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है। ठीक, देखिए मेनली जो थर्मिट रिएक्शन है उसमें से हीट निकलती है बहुत ज्यादा, है ना। ये रिएक्शन कहाँ होती है, रेलवे ट्रैक्स के जॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए होती है ना। ऐसे रेलवे ट्रैक्स जिनमें जिनमें रस्ट हो गया है, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक है उसमें रस्टिंग लग गई, दैट इज Fe2O3, ऐसा बन गया है वो। ठीक है, इसके जगह पे हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम पाउडर का, ठीक है, Al यूज करेंगे, Al एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक, जैसे एल्यूमिनियम पाउडर का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा Al2O3, और साथ में यहां से क्या निकाल देगा, आयरन को अलग कर देगा। यहाँ जो आयरन निकलेगा ना, ये मॉल्टन स्टेट में निकलेगा, मॉल्टन स्टेट में निकलेगा। ठीक, और बहुत सारी हीट निकलती है इस रिएक्शन से, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारी हीट निकलती है इस रिएक्शन में से। तो जो रेलवे ट्रैक्स है, मान लीजिए उसमें कहीं पे रस्टिंग हो गई थोड़ी सी और वो खराब हो रहा है, तो वहां क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे Al2O3 बना लेता है, और जो आयरन है वो मॉल्टन फॉर्म में निकल जाता है वहां से, या वो वहीं रह जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हमें यहाँ पे जानना है। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कैसे एक्सट्रैक्ट किया, मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग द सल्फाइड और इन एयर। सल्फाइड और को अगर हम हवा में ही थोड़ा सा गर्म कर देंगे ना, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, मर्क्यूरी मिल जाएगा। मर्क्यूरी मेटल को अगर मर्क्यूरी के सल्फाइड ओर में से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको हवा में थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल विच इज क्वाइट लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग सल्फाइड और इन एयर। सबके साथ वही दिया है, सल्फाइड ओर को हवा में थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक, सल्फाइड ओर अलग हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या है, रिफाइन कैसे करेंगे मेटल्स को। ठीक, चलिए, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल। देखिए मेटल तो आ गया, लेकिन मेटल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को साफ करना, ठीक, उसको हम कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, मतलब जो भी कचरा उसके अंदर रह गया है उस कचड़े को अलग करना, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी हम पढ़े थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अभी उसी का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कैसे रिफाइन करते हैं मेटल को। ठीक, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइड यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज की जाने वाली मेथड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक, करते क्या है सुनिए, एक थिक ब्लॉक लेते हैं, थिक ब्लॉक मतलब एक मोटा सा, दैट एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं किसी भी एक मेटल का। ठीक है, इम्प्योर मेटल होना चाहिए, उसको हमने एनोड पर लगा दिया। कहां पे लगा दिया बेटा, उसको हमने एनोड पर। और एक पतला सा थिन स्ट्रिप लिया है प्योर मेटल का, जिसको हमने क्या लगा दिया है, कैथोड पे लगा दिया है। ठीक, चलिए, ए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट इज टेकन इन अ इलेक्ट्रोलाइट। एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ले लो। ठीक है, फिर ये रिएक्शन हो जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए हो क्या रहा है, जो जब बैटरी लगाते हैं ना, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है, एनोड जो होता है ना, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, या जिससे पॉजिटिवली पोटेंशियल जुड़ा होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिससे नेगेटिव पोटेंशियल जुड़ा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने यहाँ पे
एक प्योर मेटल लिया हुआ है, और वो प्योर मेटल कहाँ लिया हुआ है मैंने, एक मिनट, एक प्योर मेटल लिया हुआ है। ये प्योर मेटल मैंने कहाँ पे लिया हुआ है, ये प्योर मेटल मैंने लिया हुआ है कैथोड पर, ठीक। इससे पहले थ्योरी में भी पढ़ा हमने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे कि हमें एक थिन स्ट्रिप लेनी है, पतली सी स्ट्रिप लेनी है, उसको कहाँ पे लगाना है, कैथोड पे लगाना है, ठीक। प्योर मेटल की स्ट्रिप लेनी है, कैथोड पे लगाना है। और एनोड पर हमने लगा लिया एक और एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक मिनट, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहाँ पे एक इम्प्योर मेटल हमने लगा दिया, और इस पानी के अंदर हमने एक NaCl का सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक मेटल से दूसरे मेटल पे जाएंगे। तो होगा क्या, यहां से इस एनोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या आयंस निकलेंगे, और ये जो कैथोड की प्लेट है ना, इस कैथोड की प्लेट को ये चौड़ा कर देंगे, एक मिनट, इस कैथोड की प्लेट को ये हल्का सा चौड़ा कर देंगे, मतलब यहाँ पे आकर सारा मेटल, यहाँ का सारा मेटल यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ का सारा मेटल कहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है, बगल वाले में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। चलिए, ये सारा मेटल यहाँ से आया और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है, तो धीरे 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 ये मेटल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। ये मेटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मेटल बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, ठीक। और जो हमारे पास एनोड है, एनोड में जो भी मेटल था वो धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एक तरफ जा रहे हैं, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा निकल के इस तरफ जा रहा है, यहाँ से पूरे आयन जा रहे हैं, तो मेटल वहां जाके डिपॉजिट हो रहा है, और ये वाली जो प्लेट है ये धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाएगी, धीरे, सॉरी डिटोरिएट कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे ये मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और सारे के सारे अब उसके अंदर जो भी इंप्योरिटी है, कुछ मड है, कोई भी चीज है, वो सारा का सारा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है एनोड से कैथोड में, एनोड से कैथोड में, तो कैथोड मोटा मोटा होता जा रहा है, और यहाँ से सारा मेटल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी इंप्योरिटी है वो इंप्योरिटी नीचे गिर जाएगी, ठीक। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। व्हाट आर द एलॉय, एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस mixture of two or more than two metals, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर है उसको हम एलॉय कहते हैं। बनता कैसे है सुनिए, जैसे स्टील है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए गन मेटल है, जैसे अदर अदर सब्सटेंसेस हैं, है ना, जो एलॉय के बनते हैं। एलॉय करता है क्या है, एलॉय स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी जैसे दो मेटल्स हैं उनका स्ट्रेंथ कम था, जब उनको हमने मिला दिया, मिला के एलॉय बना दिया, दो मेटल्स का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक, तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, कोरोसिव पावर कम कर देता है, कोरोजन नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं वैसे एलॉय के। एलॉय बनता कैसे है, ठीक है, पहले दो मेटल, जिन भी दो मेटल्स को आपने को जिस भी कंपोजिशन में मिलाना है, पहले दो मेटल्स को आप बहुत ज्यादा गर्म कर लीजिए, पिघला लीजिए। दो मेटल्स हैं, दोनों मेटल को आप पिघला लीजिए, पिघलाने के बाद जिस किसी भी कंपोजिशन में बोला गया है उस कंपोजिशन में दोनों को ऐड कर दीजिए। मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2, दोनों को हमने पिघला लिया है हायर टेम्परेचर पर। पिघलाने के बाद दोनों मेटल को जिस भी कंपोजिशन में मिलाना है, कंपोजिशन में मिक्स कर दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल दिए हुए जैसे कि ब्रास, ठीक है, 87% कॉपर और 20% जिंक, इन दोनों को पिघला के अगर मैं मिला दूं तो मुझे, मेरे पास क्या मिल जाएगा, ब्रास मिल जाएगा। ब्रोंज 90% कॉपर और 10% टिन, अगर इन दोनों को मैं पिघला कर मिला दूं तो क्या बन जाएगा, ब्रोंज बन जाएगा। अमलगम, अमलगम भी सेम है। अमलगम, व्हाट इज अमलगम, अमलगम इज लिक्विड मर्क्यूरी विद एनी मेटल। जैसे मान लीजिए सोडियम का अमलगम बनाना है तो लिक्विड मर्क्यूरी के साथ सोडियम मिला दीजिए। मान लीजिए कॉपर का अमलगम बनाना है तो क्या करना है, दैट लिक्विड मर्क्यूरी लिया, साथ में हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर मिला दिया, कॉपर का बनाना है कॉपर मिला दिया, दैट इज इट, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉयज ऑफ गोल्ड, देखिए गोल्ड जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, मतलब जो सबसे शुद्ध होता है, जिसमें कोई और इंप्योरिटी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा हार्ड करने के लिए गोल्ड को हम उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो फिर वही जो गोल्ड है वो 22 कैरेट का आता है, 20 कैरेट, 18 कैरेट ऐसे आता है, ठीक।
तो उसको हम कहते हैं एलॉय ऑफ गोल्ड, मतलब जो गोल्ड है उसके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटी हमने ऐड की है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, नहीं तो गोल्ड बहुत जल्दी दब जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा पार्ट बाकी है इसका, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन का, दैट वो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उसको रखा नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके से भी हम और भी चैप्टर्स आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।